हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल सभी के? सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे न्यू नीट लाइन बाय लाइन चैनल पर। तो इसमें नीट के स्टूडेंट और 12th क्लास स्टूडेंट आकर अपनी लाइन बाय लाइन कवर कर सकते हैं। इज इट इज़ लाइन बताई जाएगी। इस चैप्टर का नाम है पुष्पपात मिलेंगे जनन। 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, होने में सेकेंड है लेकिन फर्स्ट है क्योंकि 12th का जो पहला चैप्टर है वो हट चुका है। तो इसमें पहले इंटेक्स देख लेते हैं। पुष्प आवर्त बीजों का एक आकर्षण अंग होता है, ठीक है। ये निषेचन पूर्व घटनाएं संघटन होता है, दोहरा निषेचन होता है, निषेचन पश्चात घटनाएं होती है, असंघजन में बहुपूर्णता। ये कुछ ऐसे पाँच छः टॉपिक हैं। इन टॉपिक को अपन कवर करेंगे और अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। होने में चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, लेंदी है, तो आपको आधे आधे घंटे के लाइन बाय लाइन मिलेंगे। तो उस पर ध्यान रखिएगा और अपनी कवर करिएगा। तो ठीक है। पुष्पपात को क्या करिए भाई, आकर्षण अंग होता है, ठीक है। प्राचीन काल से पुष्पों में मानव का एक निकटतम संबंध रहा है। मानव के लिए पुष्प सौंदर्यजनक, विषम, आभूषणात्मक, सामाजिक और धार्मिक सांस्कृतिक महत्व वस्तु रहा है, ठीक है। ये मानव के प्रेम, अनुसंधान, प्रसन्न, विषाद, शोक आदि में भक्त प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो भगवान को फूल वूल चढ़ाना या फिर इसी शोकजनक में जाना, तो इस जगह पर फूल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो सभी जानते हो जिसका आभूषणात्मक सांख्यिक महत्व हो, एक गजरे के रूप में फूलों का उपयोग किया जाता है, सुना ही होगा आपने। तो ये अपने फूल पुष्प का डायग्राम है, ठीक है। ये है परागकोश। ये जो बाहर ही येलो कलर का दिख रहा है परागकोश होता है। ये वर्तिकाग्र होता है। ये बीच की लाइन है जो वर्तिका होती है और नीचे का ये होता है अंडाशय। ये बाह्य जो पुष्प को बाहरी संरचनाओं से बचाता है, मतलब बाहर से जो हानि होती है तो उनसे उसको सुरक्षा प्रदान करने का प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसको आगे चलते हैं। बगीचों में उगाया जाता है, ठीक है। ये लाइन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। कभी पुष्पों में खेती, पुष्पों की खेती करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है, ठीक है। सीधा बात ये ध्यान रखो, ज़्यादा किसी बात पे नहीं। आकारिक भ्रूण या आश्चर्य लैंगिक जन तल 11वीं क्लास में आप देखिए, ठीक है। तो एनाटॉमी में पढ़ा होगा, 11th क्लास का टॉपिक है। पादपों में पुष्प पश्चात ये पत्य होता है। पादपों में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व ये तय हो जाता है कि पुष्प में फूल आने वाले हैं, ठीक है। ये मैंने अभी लाइन बताई थी। अनेकों हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तन की शुरुआत होने लगती है, जिसे फलस्वरूप पुष्पीय आगक या फ्लोरल प्राइमेडियम के मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ होता है। पुष्प की संरचना होती है जो पुष्पी कलिका और बाद में पुष्प को धारण करती है। पुष्प में नर मादा संरचनाएं पुमंग तथा जायंग होती है। ये तो सभी जैसे मादा पुरुषों के लिए होता है पुमंग और स्त्री यानी मादा पुमंग के लिए होता है जायंग, ठीक है। आगे चलते हैं। ये काट के परागकोश, ये परागकोश, ये पूतंतु या डंठल जो बोलते अपन, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया काट के बताया जाता है। इसमें लघु बीजाणुधानी यानी लघु बीजाणुधानी होती है, आगे बताऊंगा आपको। इसमें परागकण भरे पड़े हैं जो फट कर बाहर आ रहे हैं, इसे परागकोश, ठीक है। ये सब कुछ नहीं है। इसमें आते हैं, ये विभेदित एवं विकसित रहती है। आप ये पुंग गोल एवं नर स्त्रीलिंग प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो मैंने अभी जो बताया था पुमंग के लिए, नर जननी के लिए पुमंग होता है, ये रहा पुमंग होता है। जब जायंग स्त्री होता है, मादा जनन होता है, ठीक है, बता दिया मैंने। पुंकेसर लघु बीजाणु तथा परागकण, ठीक है। एक विशिष्ट पुंकेसर दो भागों में, ये भी बताया। तो पतला लंबा, ये पतला लंबा डंठल नुमा फिलामेंट होता है। ये फिलामेंट है, तंतु होता है, ठीक है, ये भी बताया मैंने। ये अंतिम सिरा द्विपालित होता है, अंतिम सिरा द्विपालित होता है, ये द्विपाली में बटा हुआ है। इसे परागकोश या पोतंतु कहते हैं, परागकोश कहते हैं, ठीक है। तंतु का समीपस्थ छोर पुमंग पुष्पासन तथा पुष्पदल के रूप में जुड़ा होता है। पुंकेसरों की संख्या लंबाई विभिन्न प्रजातियों में होती है। अगर आप 10 पुष्पों में से एक पुंकेसर एकत्र करें, उन्हें स्लाइड पर रखें, तो उससे आकार में बहुत भिन्नता होती है। जैसे आपको बताया जा रहा हूँ, हर किसी पुष्प में अपना एक परागकण होता है। वो परागकण अलग ही होता है क्योंकि सारे आदमी एक जैसे तो नहीं होते ना यार, सबकी लंबाई चौड़ाई अलग होती है, मोटाई अलग होती है। वैसे ही परागकण में भी ऐसा ही होता है कि ये लाइन फिर से पढ़ो। पुंकेसरों में लंबाई संख्या लंबाई भिन्न प्रजातियों की भिन्न होती है। ये लाइन अपने आप इम्पोर्टेंट है। संख्या में लंबाई भिन्न प्रजातियों में पुष्पों में भिन्न होती है। अगर आप 10
10 फूल लो, उनमें से एक एक पुंकेसर एकत्र करो, उन्हें स्लाइड पर रखो। फिर इसमें आकार में बहुत भिन्नता होती है, जैसे बताया था मैंने। जब प्राकृतिक विद्यमान है भी एक विच्छेदित सूक्ष्मदर्शी से प्रत्येक पुंकेसर सावधानीपूर्वक अवलोकन के माध्यम से पुष्पों पर आंखों से जुड़ा होता है। जब व्यापक समझा जा सकते कोई लाइन इसमें थी कि ये आगे एक इंपॉर्टेंट लाइन है। एक प्रारूपिक आवर्त बीजी परागकोश द्विपालित होते हैं, ठीक है। प्रारूपी परागकोश यानी ये परागकोश द्विपालित होते हैं, दो पालियों से घिरे हुए हैं, एक पाली हरी एक पाली हरी, द्विपालित होता है, ठीक है। दो कोष्ठ होते हैं, द्विकोष्ठी होते हैं, इसे दो कोष्ठी बोलते हैं। अनुलंब खांच द्वारा अलग होते हैं, ये अनुलंब खांच होती है जिससे अलग हो रहे हैं, जिससे परागकण बाहर अवमुक्त हो रहे हैं, ठीक है। अलग अलग करने पर लंबवत गुजरता है। परागकोश में एक अनुप्रस्थ काट में विभिन्न प्रकार के उत्तकों संयोजन समझे जाते हैं। परागकोश की द्विपालित प्रकृति होती है। परागकोश की द्विपालित प्रकृति है, एक पाली दो पाली, ठीक है, दो पाली होगी, ठीक है। सुव्यवस्थित है। परागकोश में चतुष्कोणीय जैसे चार कोनों पर लघु बीजाणी होती है। इसे क्रॉस सेक्शन एरिया एक लघु बीजाणी, दो लघु बीजाणी, तीन चार, प्रत्येक परागकोश में 4 लघु बीजाणी ध्वनि होती है। मतलब ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इसे 4 लघु बीजाणी होती है। मतलब एक पाली में 2 लघु बीजाणी ध्वनि और एक पाली में 2 लघु बीजाणी, यानी एक पराग और पूरी पराग पाली में 4 लघु बीजाणु ध्वनि होती है। द्विपालित करते हैं। ये रहा बस काटने पर उत्तकों में अनेक प्रकार के समझे जा सकते हैं। परागकोश की द्विपाली प्रकृति होती है। परागकोश के अनुप्रस्थ में बहुत विभिन्नता सुविधा है। पराग जितने माध्यम है कि 4 कोनों पर लघु बीजाणु ध्वनि उपस्थित होती है। प्रत्येक पाली में 2 होते हैं। एक लघु बीजाणु ध्वनि आगे विकसित होता है। पराग पुटी पोलन से निर्भर करती है। अनुलंब एक परागकोश की लंबाई स्थिति है और पराग कणों में ठसाठस भरे होते हैं। लघु बीजाणु संरचना उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे, ठीक है। एक अनुप्रस्थ काट में एक प्रारूपी आवर्त बीजाणु बाह्य रूपरेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होते हैं। ये सामान्य 4 भित्ति परतों से घिरे होते हैं। एपिडर्मिस सबसे बाहर की परत होती है जो सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। एंडोसील आंतरिक परत होती है। मध्यवर्ती एपिडर्म जो परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। स्फुटन ये स्फुटन कार्य भी करती है। टेपिटम के कार्य कुछ है ज़्यादा ही, तो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। वायु गोला प्रकट होते हैं, ठीक है। एक लाइन तो ये थी सामान्य 4 लघु बीजाणु ध्वनि 4 परतों से घिरा होता है। एपिडर्मिस बाह्य त्वचा, एंडोस्थीसियम अंतस्त्वचा, मध्य त्वचा, ठीक है, और एक टेपिटम बाहर की ओर की 3 परतें से उसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। परागकणों में स्फुटन में मदद करती है। ये टेपिटम का कार्य जो परागकणों के स्फुटन में मदद करने का कार्य करती है, ठीक है। परागकण को अवमुक्त करने का कार्य करती है। सबसे आंतरिक परत टेपिटम होती है। टेपिटम अभी जैसे मैंने बताया परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य भी करती है। टेपिटम कोशिका द्रव्य सघन प्रोटोप्लाज्म से भरी होती है और यह एक से अधिक केंद्रक युक्त होती है। इसमें एक से अधिक केंद्रक होते हैं। टेपिटम में द्विकेंद्रिकी बन जाती है। जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सूक्ष्म सजातीय कोशिकाओं समूह से बीजाणु जन्म उत्तक कहते हैं। लघु बीजाणु केंद्र में स्थित होता है। लघु बीजाणु ये जो बताया लघु बीजाणु ध्वनि होती है। जब ये सबसे अंदर की परत ये होगी टेपिटम जो सुरक्षा प्रदान जो अंदर पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। जो सघन प्रोटोप्लाज्म भरा होता है, इसमें बहुकेंद्र की अवस्था होती है। 3 पॉइंट है इसके टेपिटम के ध्यान रखना, ठीक है। अंतस्त्वचा अंदर की परत होती है, ठीक है। एंडोस्थीसियम बहु बीजाणु तक टेपिटम तो वही आ गया वापस। ये अंतस्थिसियम ये एकल परत होती है। ये अंतस्त्वचा ये रही है, ये अंतस्त्वचा अंतस्थिसियम मध्य परत। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं ये रेड दिख रही है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। ये टेपिटम कोशिकाएं जो पोषण प्रदान कर रही है। इसका बहु केंद्र की अवस्था होती है। टेपिटम में पूरी की पूरी ग्रीन वाली ये गुलाबी रंग में जो दिख रही है आपको ये टेपिटम है। इसमें बहु केंद्रीय की अवस्था मैंने बताई है भी आपको हुई है, ठीक है। जैसे परागकोश तो पढ़ी लिया अपन ने। जैसे लघु बीजाणु जनन, जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है बीजाणु जनन उत्तकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्क बनाती है। जैसे भी फिर से इस लाइन को पढ़ो थोड़ा। जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है, परागकोश जैसे जैसे विकसित होता है तो बीजाणु जनन उत्तक की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्क बनाती है। चतुष्क की कोशिकाएं सूत्रों क्या होता है, जैसे कि बीजाणु जनन उत्तक की प्रत्येक कोशिकाएं लघु बीजाणु चतुष्क की वृद्धि करने में सक्षम होती है। प्रत्येक कोशिका एक सबसे परागमात्र कोशिका होती है। एक विभाजन लघु बीजाणु जन्म प्रक्रिया लघु बीजाणु दान कराती है। ये परागमात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ये लाइन 12वीं क्लास में 2 नंबर पूछी जा सकती है। परिभाषा लघु बीजाणु की परिभाषा क्या होती है, तो इसकी परिभाषा यही है,
एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु धानी कहते हैं। जैसे कि लघु बीजाणु से हमने 4 व्यवस्थित किया, लघु बीजाणु टेट्रास्पोरेंजिया। जैसे कि परागकोश परिपक्व एवं स्फुरित होता है तब लघु बीजाणु एक एक से विलग्न हो जाता है, पराग कणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु के अंदर हजारों लघु बीजाणु और परागकण निर्मित होते हैं। परागकण जो पराग स्फुटन मुक्त करते हैं। परागकण नरम युग्म पौधों का प्रतिनिधित्व परागकण नर युग्म पौधों का प्रतिनिधित्व करता है। यदि हिलबर्ट, गुड़हल या किसी अन्य पुष्प खुले परागकोश हैं तो आप उनकी अंगुलियों के पीले रंग के पाउडर जैसे परागकण पाते हैं। यानी यूं बता रहा है ये नर युग्म पौधों का प्रतिनिधित्व करता है। परागकण परागकण नर युग्म पौधे का प्रतिनिधित्व करता है। यदि हिलबर्ट, गुलाब जैसे पुष्पों को खुले परागकोश को तो आप अंगुलियों को मतलब परागकोश को अगर आप अंगुलियों को लेंगे तो उसमें करने पर पीले रंग का छोड़ देंगे। जैसे पुष्प में होता है ना कि यार वो जो पीले रंग के पाउडर छोड़ देता है हाथ में, तो वही बता रहा है ये पीले रंग के पाउडर से परागकण होंगे। एक कांच की साइड पर बूंद पानी डालकर उस पर परागकण छिड़के हैं, उसे सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो एक निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि विभिन्न प्रकार के प्रजातियों में परागकण विकसित पर आकार, रूप, रंग, बनावट में भिन्न होते हैं। परागकण सामान्यतः गोल होती है जिसका व्यास 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। ये एक नंबर पूछा जा सकता है 12th क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि इनका व्यास परागकण सामान्यतः गोल होती है जिसका व्यास कितना होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, सुंदर 2 परतों में होते हैं। बाह्य की परत स्पोरोपोलिन की बनी होती है जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ से सुरक्षा प्रदान करने का है। उच्च ताप अम्लों और क्षारों से टिकी रहती है। यानी उच्च ताप हाई टेम्परेचर अम्लों एवं क्षारों से टिकी हुई रहती है। यानी सबसे सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्पोरोपोलिन का बाह्य चोल होता है। बाह्य चोल को परावरण चढ़ा होता है। इसमें उच्च ताप सुंदर अम्लों क्षारों से सुरक्षा प्रदान करने की रहती है। इसका कोई पता नहीं चलता। स्पोरोन को निम्न परागकणों में बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वार या रंध्र होते हैं। परागकण के बाह्य चोल सुस्पष्ट द्वार यानी यहाँ स्पष्ट द्वार या रंध्र होते हैं जो जनन छिद्र कहते हैं। यहाँ पे होगा शायद होगा तो इसमें नहीं है, ध्यान रख लेना। स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होती है। स्पोरोपोलिन जहाँ पर ये स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होती है वो जनन छिद्र है। मान लो एक तरफ से आप तो स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होती है। ठीक है, परागकण जीवाश्मों की भांति बहुत अच्छे से संरक्षित होते हैं क्योंकि स्पोरोपोलिन की उपस्थिति होती है। बाह्यचोल प्रतिभाओं एक आकर्षण सारणी स्तंभों की पंक्तियाँ प्रदर्शित की है। आप विचारों बाह्यचोल आंतरिक परत आएगी जो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज प्लस पेक्टिन दोनों की बनी होती है। आंतरिक परत अंतचोल, ये बाह्य चोल है, ये अंतचोल है। ठीक है, परागकण की आंतरिक भित्ति को अंतचोल कहा जाता है। अच्छी बात है। पतली सख्त परत होती है। ठीक है, सेलुलोज पेक्टिन की बनी होती है। बहुत बढ़िया। परागकण का जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म, एक प्लाज्मा भित्ति की आवृत होता है। जब परागकण परिपक्व होते हैं तब 2 काय कोशिका तथा जनन कोशिका बनती है। काय कोशिका बड़ी होती है, जनन कोशिका छोटी होती है। उसके साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है। जनन कोशिका छोटी होती है, उसकी काय कोशिका के कोशिका द्रव्य में तैरती रहती है। भी बता दिया मैंने। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लेना भाई जो जहाँ पर हो रही। तरबू आकृति की घने जीव द्रव्य और केंद्र वाला होता है। 60% से अधिक आवृत्ति परागकण इन 2 कोशिकीय चरण के रूप में छड़ते हैं। ये अपने आप में नीट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। परागकण 60% किस रूप में छड़ते हैं? परागकण 2 कोशिकीय 60% अधिक आवृत्ति परागकण इन 2 कोशिकीय चरण के रूप में चढ़ते हैं। ठीक है, शेष प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण से जड़ने पर तो नलियों को उत्पन्न करती है। अनेक प्रजातियों में परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी करते हैं। ये चिरकालीन श्वसन विकार, दमा, श्वसनी शोथ आदि परागकण होते हैं जिससे एलर्जी भी होती है, जिससे दमा, श्वसनी शोथ बीमारी आदि हो सकती है। ठीक है, भारत में आयात गेहूं के साथ एक फसल आ चुकी थी। गाजर घास नाम से जाना जाता है जो परागकणों में एलर्जी कारण बनी हुई है। यानी गेहूं के साथ आयात निर्यात में बाहर से पार्थेनियम घास होती है जो गेहूं के साथ आ गई थी और वो एलर्जी का कारण बनी हुई है। ठीक है, परागकण पोषण से भरपूर होते हैं। हाल के वर्षों में टेबलेट यानी गोलियों के रूप में प्रचलन बढ़ा हुआ है। पश्चिम देशों में भारी मात्रा में परागकण उत्पादन गोलियां, सिरप,
के रूप में बाजार में उपलब्ध कराई जाती है, जो कि खिलाड़ियों तथा धावक अश्वों की कार्य दक्षता में वृद्धि करती है। यह बी पोलन, ये मेडिसिन होगी। परागकण जब एक बार झड़ते हैं तो जीवन क्षमता खो देते हैं। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इसकी एक लाइन है, जीवन क्षमता अपनी परागकण जब झड़ते हैं तो अपनी जीवन क्षमता खो देते हैं, वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। ठीक है, आवश्यकता हुई तो निषेचन करते हैं, उनके मन हुआ तो निषेचन करते हैं, वरना जयराम जी की भाई। अपने विचार में परागकण जीवन क्षमता कितने समय को ये इसका ये रोजियम लेग्यूमिनेसी सेल्यूमिनेसी से कुछ है। तापमान आर्द्रता निर्भर करते हैं। ठीक है, कुछ अनाजों जैसे धान एवं गेहूं में परागकण जीवन क्षमता कुछ जल्दी यानी लगभग 30 मिनट की होती है। धान और गेहूं में 30 मिनट की, और गुलाब लेग्यूमिनेसी सोलेनेसी में कुछ महीने तक यानी 1 महीना मान लो खींच के जीवन क्षमता बनी रहती है। अपने शायद सुना होगा कि कृत्रिम गर्भाधान की तरह मानव सहित बहुत से जानवरों में वीर्य शुक्राणु 196 नाइट्रोजन के साथ -196 सेंटीग्रेड तापमान नाइट्रोजन के साथ कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है। द्रव नाइट्रोजन लिक्विड के साथ -196 सेंटीग्रेड ताप पर शुक्राणुओं का भंडारण किया जाता है। फसलों कार्यक्रमों के इसमें ये आ गया वाई डायग्राम। ये बता दो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र युक्तांडवी वाइलम बीजांडद्वार बीजांडद्वार शिरा बाह्य और भ्रूणकोशीय लिजा। ठीक है, जायंग स्त्री जनन अंग आ चुका है। जायंग पुष्प में स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जायंग एक स्त्री के एक अंडपी बहुअंडपी हो सकता है, जहाँ एक से अधिक अंडा उपस्थित होते हैं। वह स्त्री के दामन से युक्तांडपी हो सकते हैं। फिर वे आपस में स्वतंत्र युक्तांडपी आपस में जुड़े हुए होंगे तो युक्तांडपी, और आपस में स्वतंत्र होंगे तो वियुक्तांडपी हो जाएगा। इसमें तीनों वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। वर्तिकाग्र परागकणों का अवतरण मंच का काम करती है, जिसमें मैंने बताया था परागकणों को ग्रहण करने का कार्य करती है। ठीक है, वर्तिका का एक दीर्घीकृत पतला लंबा भाग होता है। वर्तिका ये परागकणों को पकड़ेगी। ये वर्तिकाग्र दीर्घीकृत लंबा पतला भाग होता है। नीचे अंडाशय तो जो फूला हुआ भाग होता है। अंडाशय में एक अंदर गर्भाशय गुहा होती है। गर्भाशय गुहा अंदर के अपरा स्थित होती है। 11वीं कक्षा में परिभाषा पढ़ी होगी। ठीक है, बीजांड एक अंडाशय में बीजांड की संख्या गेहूं, धान से आम से लेकर पपीता, तरबूज आदि तक हो सकता है। गुरु बीजाणु ये अपन अगली वीडियो में कवर करेंगे यहाँ तक। ठीक है, ये गुरु बीजाणु ध्वनि से आगे की वीडियो चलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।